नमस्कार दोस्तों, ग्रुप डी के लिए मैं आज एक हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को करेंगे, ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम है भी नहीं। और आज की इस क्लास में हम हिंदी के लगभग टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि संधि हो गया, आपका समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अलंकार और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनसे हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम वे सभी के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। क्या क्वेश्चन है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देना और आप देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, आपकी तैयारी कैसी है, आपकी तैयारी हिंदी में। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा है ना वो है भारोपीय भाषा परिवार की ये भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हमारे भारत देश में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, तो वो हो जाएगा हिंदी। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। क्या है? हमारी हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है। देखो, अगर हम बात करें हिंदी भाषा का जन्म की तो सबसे पहले आया हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से जन्म हुआ वैदिक संस्कृत का और लौकिक संस्कृत का। फिर संस्कृत भाषा से किसका जन्म हुआ था? पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली भाषा के बाद जन्म हुआ प्राकृत भाषा का। उसके बाद हुआ अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से ही एक भाषा निकाली गई सोर्स यानी हिंदी भाषा, और इस भाषा से हमारे किसका जन्म हुआ है? हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। इनमें से कौन सी भाषा है या फिर बोली है जो हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, तो वो हो जाएगी आपकी तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु। जो कन्नौजी, बांगरू है, अवधी है, ये तीनों ही जो भाषाएं हैं, जो बोली है ना, ये हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो तेलुगु भाषा है ना, ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि हिंदी की विशिष्ट बोली व्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हमारी हिंदी की जो विशिष्ट बोली है व्रज भाषा, वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा आपकी काव्य भाषा के रूप में। किस में प्रसिद्ध है? वो है काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हमारे भारत में हिंदी को आप कौन सी भाषा का दर्जा देंगे। क्या वो राजभाषा है या फिर हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है या फिर विभाषा या फिर तकनीकी भाषा है। तो आपको होगा जी हम उसको दर्जा देंगे किस वर्ग में रखेंगे, हम रखेंगे उसको राजभाषा के वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। डुंडाती बोली है ना, ये कहाँ की है। देखो मैं बता दूं, डुंडाती बोली है ना, ये राजस्थान में बोली जाती है। तो क्या ये पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की, या फिर दक्षिण या फिर उत्तर की। तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी राजस्थान की भाषा है या फिर बोली कौन सी है? डुंडाती बोली कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो जयपुर वाला इलाका है ना, वहां पर ये बोली जाती है। कौन सी? डुंडाती बोली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला। तो आपको होगी जी वो जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इनमें से बताना है कि वो कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो वो हो जाएगा आपको गुजराती बोली। कौन सी है? गुजराती भाषा। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसको भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि एक मनही के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहरा अपने बाप से कही से। ठीक है, तो ये आपको ये पैराग्राफ पढ़ लेना है और आपको ये बताना है कि जो ये अवतरण दिया हुआ है ना, ये कौन सी हिंदी भाषा की किस बोली में है।
हिंदी भाषा की किस बोली में ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है ये कौन सी बोली में है? तो आपको होगा जी ये है अवधी बोली में। कौन सी बोली में है? हिंदी की अवधी बोली में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या है? अब ये वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सभी टॉपिक्स के हमने इसमें क्वेश्चन डाल रखे, जैसे कि वर्णमाला, संधि, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। जो भी हमारे टॉपिक्स आते हैं हिंदी में वो सभी के अलंकार, संधि, समास, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय। तो अब ये क्वेश्चन आ गए हैं हमारे वर्णमाला के कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक होता है व्यंजन। ओके, इसको भी आप याद रखना। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। अगर पूछे कि स्वर और व्यंजनों की संख्या होती है 44। अगर पूछे कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है तो वो हो जाएगी आपकी 52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप कहोगे जी वो हम कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? इनमें से बताना कि कंठ से कौन सी ध्वनियां निकाली जाती है। तो आपका निकाला जाता है जो क वर्ग आता है ना वो कंठ ध्वनि है। कौन सा? क वर्ग। तो ये हो जाएगा क और ख। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? जो ट वर्ग है ना वो मूर्धा से बोला जाता है। तो अब देख लीजिए आप ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ट वर्ग में आते एक तो आता है ढ और एक आता है ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग में कौन से आते हैं? किसमें? अल्प प्राण वर्ग में। तो ये हो जाएगा क और ख। देखो जो 5 वर्ग है ना, जैसे कि क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। तो इनका पहला अक्षर, पहले वर्ण का पहला अक्षर और तीसरा जो वर्ग है ना उसका पहला अक्षर, ठीक है, ये आएंगे इसमें अल्प प्राण में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन कौन से, जो नाक से बोला जाता है वो कौन कौन सा है? तो जो हमारा जो ये वर्ग होते हैं ना, 5 वर्ग हैं, ठीक है, उसको याद करने की ट्रिक है कचट तप, इसमें आप देख लेना, ठीक है। तो आखिर का जो वर्ण होता है ना, इन वर्गों में आखिर का वर्ण वे सारे के सारे किस में आते हैं? नासिक के व्यंजन में आते हैं। जैसे कि इसमें हो जाएगा इ, ठीक है, तो इ क्या है हमारा? नासिक के व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको है ना कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी देने होंगे और ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितने की तैयारी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? जो ए है और जो बड़ा ए है वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका कंठ तालव्य। ये कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी बोले जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जो ओष्ठ है ना, ओष्ठ होठों से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो वो आ जाएगा आपका पै वर्ग। जो पै वर्ग है ना वो होठों से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा अंग और अ है। अंग और अ है क्या है हमारी हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? इनमें से वो कौन सा शब्द है जिसमें द्वितीय व्यंजन है? तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली शब्द में द्वितीय व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, श और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जो ये तीनों श है और एक है ना, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं या फिर कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इनको हम उष्म व्यंजन भी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में उष्म व्यंजन नहीं है तो हम कहेंगे ये कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। अच्छा, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 25। जो वर्ग है ना, 5 वर्ग है, हर एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तो 5 वर्ग में कितने हो गए? 25 हो गए। तो जो 25 है ना वो कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है आपके। ओके, और संघर्षी व्यंजन क्या कहलाते हैं? तीनों से और है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है
कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं। तो हमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के जो मेल होता है उससे क्या उत्पन्न होता, कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दो कमेंट बॉक्स में कि दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि है ना आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और होती है विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दया प्लस आनंद, कौन सा है, दया प्लस आनंद। अगर आप इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा दया प्लस आनंद। तो दयानंद में हो जाएगा आपकी दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो ये हो जाएगा कपी धन ईस। तो कपीस में हो जाएगा आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सत जमा एव, सदैव। तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी। तो ये हो जाएगी यहाँ पर स्वर संधि। अगर आपको स्वर संधि में जो स्वर संधि के पार्ट होते हैं ना, भाग होते हैं, ये उनमें से आता। तो बताइए जो सदैव है ना वो कौन सी संधि का है, कौन सी संधि से आएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्वर संधि। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा पवन, पो प्लस अन, पवन। तो पवन का हो जाएगा आपका अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ, मनोहर और जो नमस्कार है ना, इसमें कौन सी संधि है। और मनोहर और नमस्कार में आपको होगी जी, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। संयोग में बताओ कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से वो कौन सा शब्द है जो वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। तो वो हो जाएगा गुरूपदेश। कौन सा है, गुरूपदेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका दैत्यारी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में कौन सी संधि होगी है, जल्दी से बताओ। तो पवित्र में होगी आपकी अयादि संधि। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। इति धन आदि, क्या हो जाएगा, इति धन आदि इत्यादि। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा उपसर्ग से। किससे है, उपसर्ग का प्रयोग हम करते। उपसर्ग का प्रयोग हम क्या शब्द के जो सबसे पहले करते हैं, शब्द के बीच में करते हैं, या फिर शब्द के आखिर में करते हैं। तो आप कहोगे जी उपसर्ग का प्रयोग तो हम स्वर के पहले करते हैं, जो स्वर का जो शब्द होता है उसके पहले करते हैं। तो ये हो जाएगा शब्द के आदि में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं शब्द के अंत में। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ये उसे हम कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं हमें, प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग को तो हम शब्द के आदि में जोड़ते हैं, यानी कि पहले जोड़ते हैं। तो प्रख्यात में क्या हो जाएगा, तो प्रख्यात में हो जाएगा पर उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्युत्पत्ति में शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको होगी जिसमें उपसर्ग है प्रति। कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन है उसको आप विपरीत बनाओगे उस शब्द को, तो क्या हो जाएगा, आगमन। तो इस आगमन में उपसर्ग कौन सा लगा, तो उपसर्ग लगा इसमें आ उपसर्ग। तो ऑप्शन देख लो आपका आ कौन सा है। तो आ है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्वासित में प्रत्यय बताना है। निर्वासित में प्रत्यय है, बताओ। निर्वासित में प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, तो इसमें हो जाएगा इत प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा, इत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जो हमारा लेखक शब्द है ना, इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बोल के देखो, लेखक
अक आ रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा इसमें अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे। अनुज से बनेगा अनुजा, क्या बनेगा अनुजा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, आ रहा है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर आ। क्या लगाएंगे हम, आ लगाकर अनुज को स्त्रीवाचक बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का यूज करेंगे। तो सुत से बन जाएगा सुता, क्या है इसमें भी आया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रत्यय करेंगे। क्या है स्पर्श, तो स्पर्श को आप कहेंगे अस्पर्श, क्या कहेंगे अस्पर्श, तो कौन सा उपसर्ग लगा इसमें, ए उपसर्ग लगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास होता है। देखो जो समास है ना जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही है विशेषण और विशेषता भी, विशेषण और विशेष्य वाला समास भी है, उपमेय और उपमान वाला समास भी है, तो वो समास कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा कर्मधारय। अच्छा योजक चिन्ह वाला समास कौन सा, जिसको हम और से दर्शाते हैं, जैसे कि माता और पिता, भाई और बहन, तो आपको होगी जी वो आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कर्मधारय समास है ना इसमें किसी तीसरे पद मतलब जो उत्तर पद होता है ना वो प्रधान होता है इसमें, ठीक है। और बहुव्रीहि में कौन सा पद प्रधान होता है इसमें, न तो उत्तर पद होता है न ही पहला पद प्रधान, बल्कि कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है, इनमें से कौन सा, इसमें किन में कर्मधारय समास है। देखो माता और पिता है ना इसमें कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और जो चतुर्युगम चार युगों का समाहार या फिर चार युगों का समूह है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा द्वियुगी समास। और द्वियुगी समास में क्या होता है, वो होता है संख्यावाची, ठीक है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। नीलोत्पलम, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह समास कौन सा होता है। तो दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, इंद्रियों को जीतने वाला कौन है, तो वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, देवासुर में कौन सा समास है। देखो जो मैंने बताया था योजक चिन्ह वाला जो समास होता है ना वो कौन सा होता है, वो द्वंद्व समास। लेकिन देवासुर है ना इसमें आएगा देव और असुर, इसमें योजक चिन्ह नहीं है, तो इस प्रकार के भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो जो देवासुर है ना देव और असुर, इसमें कौन सा समास है, इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका समास होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दीनानाथ में कौन सा समास है, क्या है दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है, तो दीनानाथ में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है ना उसके कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह कहलाते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करते समय हम उनको
ज्यों का त्यों ही लिख डालते हैं या इनका यूज करते हैं हम, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? तो आप कहोगे जी वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विदेशज शब्द जो हमें दूसरे कंट्रीज से लिए हुए हैं, दूसरे देशों से लिए हुए हैं, वो हो जाएगा। जैसे कि कोई अरबी भाषा का शब्द है, ईरानी भाषा का शब्द है, वे कौन सा हो जाएगा? विदेशज शब्द। देशज जो शब्द होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? जो हम आम हमारी जो एक स्थायी जो स्थान है ना, वहां पर हम बोलते हैं। जैसे कि हो गया आपका लोटा, डिबिया, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वो कौन से होते हैं? देशज शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से रूढ़ शब्द बताना कौन सा है? तो रूढ़ शब्द हो जाएगा आपका विद्यालय। कौन सा है? विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो वो हो जाएगा आपका जलज। कौन सा है? जलज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो पिछला है ना, ये हो जाएगा आपका पशु है इसमें। ठीक है, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से रूढ़ शब्द बताना है आपको कौन सा है। तो रूढ़ शब्द कौन सा है आपका? वो हो जाएगा वैभव। कौन सा है आपका? वैभव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि जो परीक्षा शब्द है ना, वो किन निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? क्या वो तत्सम में आता है, तद्भव में, देशज में, विदेशज में? तो आप कहोगे जी वो आता है तत्सम में। किस में आता है? तत्सम में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इसको पढ़िए और इसका हमें जवाब दीजिए। जल्दी से इसको पढ़िए और हमें इसका जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है? मजिस्ट्रेट। क्या क्वेश्चन है? मजिस्ट्रेट शब्द में है। तो मजिस्ट्रेट से शब्द क्या है? ये विदेशी शब्द है, तो इसमें हो जाएगा विदेशज। कौन सा है ये शब्द? विदेशज है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देखो देशज जो शब्द होते हैं जैसे कि डिबिया, लोटा, तो इसमें क्या है? लोटा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? तो वो हो जाएगा आपका विद्यालय। कौन सा यौगिक शब्द है? विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। कुछ क्वेश्चन पर्यायवाची शब्दों से हैं, कुछ क्वेश्चन विलोम शब्दों से भी हैं। तो अब आएगा आपका पर्यायवाची। तो अमीय है ना, इसका पर्यायवाची क्या होता है? अमीय मीन होता है अमृत। तो अमृत, अमीय और सुधा इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी, भूमि, धरा, ठीक है, धरती, और इसके अलावा है रतनगर्भा। क्या है? रतनगर्भा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शत्रु का दुश्मन, अरि। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शत्रु का पर्यायवाची है अरि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। खर का पर्यायवाची क्या है? खर को हम कहते हैं गधे को। क्या कहते हैं हम? खर गधे को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अनंत का पर्यायवाची शब्द है अनंत। अनंत का पर्यायवाची है निस्सीम। क्या हो जाएगा आपका? निस्सीम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, अनिल का पर्यायवाची। अनिल में नहीं होता आग, अनल, दहन, ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो अनिल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अनल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पवन के दो पर्यायवाची शब्द बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में।
अगला है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका दूध। क्या हो जाएगा? दूध। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अरविंद को हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कमल का ये पर्यायवाची शब्द है। कौन? अरविंद। और कमल को हम कहते हैं सरोज, पंकज, ठीक है, और अरविंद और क्या हो जाएगा? कमल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। देखो मृग किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है हिरण का। लेकिन मृगेंद्र, तो मृगेंद्र हो जाएगा ये शार्दुल। शार्दुल हम कहते हैं शेर, सिंह इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जाह्नवी है ना, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा सूरसरी। क्या है? सूरसरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, आलोक का विलोम शब्द। अब कुछ क्वेश्चन विलोम शब्दों से भी हैं, ठीक है, तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताओ कि जो आलोक है ना, आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो आलोक मीनी होता है प्रकाश, और आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार। ऑप्शन नंबर ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिन का विलोम शब्द क्या होगा? दिन का विलोम शब्द होगा रात। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ज्येष्ठ का विलोम शब्द। देखो ज्येष्ठ मिनी होता है सबसे बड़ा और कुनिष्ठ मिनी होता है सबसे छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्थावर का विलोम शब्द है। क्या है? स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्थावर में आपका क्या हो जाएगा? स्थावर में आपको हो जाएगा जंगम। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गमन का विलोम शब्द है। तो गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द है। मौन मिनी चुप रहना और मुखर मिनी मतलब बोलना। तो हो जाएगा मुखर। ऑप्शन नंबर, मौखिक मत कर देना, मुखर करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। हमें इससे कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये अभिज्ञ है ना, इससे मतलब है। अभिज्ञ का विलोम शब्द बताओ क्या होता है? तो अभिज्ञ का विलोम शब्द हो गया सर्वज्ञ। क्या हो गया? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें कि संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। तो क्या हो जाएगा? ये विम्पन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विम्पन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विस्तार का विलोम शब्द है। किस चीज का? विस्तार का विलोम शब्द बताना आपको। विस्तार का विलोम शब्द क्या है? तो विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा जो शब्द है ना, इसका विलोम शब्द बताना है, तो वो हो जाएगा आपका लघिमा। क्या हो जाएगा? लघिमा। गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का मतलब मुंह से बोलना, और मौखिक का हो जाएगा लिखित मतलब लिखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पहले कभी न हुआ हो। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनको आप ध्यान से देखना और इनका जवाब भी देना। जो पहले कभी न हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जो कहा न जा सके, जिसको हम कह नहीं सकते, यानी कि जो कहा न जा सके, तो वो क्या हो जाएगा? क्या वो अकथनीय होगा, अजर, अगम्य या फिर अक्षम्य? तो आपको होगी वो होगा अकथनीय। जो कहा न जा सके अकथनीय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि समय की दृष्टि के अनुकूल। क्या है? समय की दृष्टि के अनुकूल। इसके लिए हम एक किस शब्द का यूज करेंगे कि समय के दृष्टि के अनुकूल? तो इसके लिए आप करोगे समयानुकूल। क्या करेंगे? समयानुकूल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता है।
जो सब कुछ जानता है, उसके लिए हम किस शब्द का यूज करेंगे? जो सब कुछ जानता है, तो सब कुछ जानता वो हो जाएगा आपका सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द होगा अभिज्ञ। क्या होगा? अभिज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है वो होगा आपका सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जिसकी गर्दन सुंदर है। क्या है? जिसकी गर्दन सुंदर है। इस वाक्य के लिए हम किस शब्द का यूज करेंगे? जिसकी गर्दन सुंदर है, तो जिसकी गर्दन सुंदर है वो हो जाएगा सुग्रीव। किसकी गर्दन सुंदर है? सुग्रीव की गर्दन सुंदर है। मतलब याद करने की ट्रिक है। तो जिसकी गर्दन सुंदर है वो हो जाएगा आपका सुग्रीव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, लौकिक। लौकिक शब्द का है ना, आपको अर्थ बताना क्या होता है। क्या पकड़ लिया गया, इसको हम लौकिक कहते हैं। एक समान दिखने वाले को लौकी से बना, या फिर जो एक लोक की बात हो, तो जिसमें एक लोक की बात होती है ना, उसको हम कहते हैं लौकिक। जिसमें एक लोक की बात हो, लौकिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के लिए हम किसका यूज करेंगे? देखो, जिसको हम पति पत्नी, इसके लिए भी युगल, इसके लिए भी हम, और पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के लिए भी हम एक ही शब्द का यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका दंपति। क्या हो जाएगा? दंपति। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृति विधि कौन सी है? विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृति विधि, तो वो हो जाएगा आपका अधिनियम। क्या हो जाएगा? अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम क्या कहेंगे? जो कार्य नए ढंग से शुरुआत करे, नए ढंग से करे, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे नवीनीकरण। क्या कहेंगे? नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या है? ये इसको पढ़िए और आप ध्यान से इसका जवाब दीजिए। तो क्या होगा आपका? वो होगा आपका अनुस्मारक। क्या होगा? अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग, जहां पर त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। इस वाक्य को पढ़िए और जहां पर आपको अशुद्ध दिखाई दे रहा है ना, उसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो मैं पटना गया। हाँ, मैं पटना गया, तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। इसमें कोई त्रुटि है? मैं पटना गया, इसमें कोई त्रुटि है, या फिर दो समय है इसमें त्रुटि, या फिर मेरे पास, या फिर केवल 20 रुपए मात्र थे? तो इसका आएगा मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए ही थे। कितने थे? केवल 20 रुपए ही थे। तो ऑप्शन नंबर डी, जो डी है ना, केवल 20 रुपए मात्र थे, इसमें आपकी त्रुटि है। इसमें आपको यहाँ पर गलत लिख रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक या दो क्वेश्चन तो इससे भी आपके बनेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, इनको भी आप ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इसको पढ़िए और इसका आप बताइए कि इसमें कोई त्रुटि है भी या फिर नहीं। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, तो त्रुटि बताइए इसमें कहां पर? क्या राम राज्य में है, पर पानी पीती थी में है, शेर और बकरी एक घाट में है, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपको होगा जी, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, न कि पीती थी। क्या करते थे? पानी पीते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। इसमें कोई त्रुटि है? तो आपको होगी जी, राजा दशरथ के तो 4 पुत्र थे, को नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर के आएगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो देख लीजिए को किसमें है, तो राजा दशरथ को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए अच्छा कहां पर त्रुटि है, कौन से भाग में इसमें त्रुटि है? कि एक वर्ष में मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। देखो इसमें इसको पढ़ो ध्यान से और जल्दी से आंसर दो।
एक वर्ष में जिस पुस्तक की रचना में मैं संलग्न था, आज उसे छपे देखकर, आकार नहीं, आज उसे छपे देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। तो किस में हो जाएगा? आज उसे छपे आकार में देखकर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये भी अशुद्ध वाक्य से आपको चयन करना है कि छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। उन्नत शब्द सुनने को मिलता है नहीं, सुनने को मिलते हैं। क्या आएगा? सुनने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें भी आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है कि आज भ्रष्टाचार के हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। जल्दी से इसको पढ़ो और इसका आंसर दो हमें। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। अच्छा क्या है? आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो बताओ इसमें कोई त्रुटि है भी या फिर नहीं? नहीं जाना जाता है, इसमें क्या है? त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। क्या होगा? सांप लौटने लगे। तो इसका आंसर दो हमें, क्या हो जाएगा? तो सी। देखो लौटने है ना, इसमें ये शब्द ही गलत लिख रखा है। क्या? ये शब्द ही गलत लिख रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, तो जल्दी से क्लास को आप लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। महापुरुषों के रूप में सही है या महापुरुष के रूप में? ये सही है। तो चलिए हम दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, हाँ, तब ईश्वर क्या है? तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। इसमें कोई त्रुटि आपको नजर आ रही है? ठीक है, तो आप कहोगे जी इसमें हो जाएगा आपका तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों, नहीं, किसी न किसी महापुरुष के रूप में। ठीक है, क्या होगा? तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में धरती पर जन्म लेता है और उसका खात्मा कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि वाक्य के अशुद्ध भाग, इसमें भी अशुद्ध का चयन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, शुद्ध और अशुद्ध आपको छांटने। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ के जाना। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। अपराधी और जो निरपराधी है ना, उनका अंतर करना कठिन है। जल्दी से बताओ क्या उसमें कोई त्रुटि है या फिर नहीं है? तो क्या हो जाएगा? निरपराधी। क्या है ये? निरपराधी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। क्या है? दीपावली पर कुछ लोग। अच्छा इसको पढ़ो और जल्दी से आपको बताओ कि इस भाग में कौन से भाग में त्रुटि है। तो आप कहोगे जी चमचमाती चांदी के बर्तन। क्या हो जाएगा? चमचमाती चांदी के बर्तन। ऑप्शन नंबर जो बी वाला भाग है ना, इसमें त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये क्वेश्चन क्या है? अलंकार के हैं। तो अलंकार को इनको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाए में कौन सा अलंकार? देखो जो वर्ण है ना बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसमें आप देख लेना, उसमें अनुप्रास अलंकार पाएगा। तो यहाँ पर तय 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 बार बार में हो रहे हैं, तो कौन सा अनुप्रास? तो क्या है? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाए में अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, चरर मरर खुल गए अरर रवर फुटों में, इसमें से कौन सा अलंकार है? अच्छा पढ़ो इसको। देखो ये भी मतलब रिपीट बार बार रिपीट हो रहे हैं, रह 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 रह। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताओ। जल्दी से जल्दी पढ़ो। क्या है? बड़े न हुजे, इनको इसको आप पढ़ लेना और आपको बताना कि प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें बताओ जल्दी से कौन सा अलंकार है।
तो आपको होगा जी ये है अर्थांतर न्यास। क्या है? अर्थांतर न्यास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी इस क्लास में हमने किए हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन हमने आज इस क्लास में कवर किए हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब